हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इको पोटेंशियल सर्फेसेज। जैसे कि आप सबको पता है कि हम काफ़ी टाइम से पोटेंशियल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट जो लेक्चर्स लगाए हैं उनमें हमने पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया। पोटेंशियल हमने पॉइंट चार्ज का फाइंड किया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमने फाइंड किया। आज हम जो पोटेंशियल के ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज इको पोटेंशियल सरफेसेस। तो इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं हम? वैसे नाम से पता लगता है दीज आर दो सरफेसेस, ये वो सरफेसेस है एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल जो हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया है, अगर कोई हमें ऐसी सरफेस मिल जाए जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उस सरफेस को हम इक्वल पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। नाम से पता लगता है इक्वल मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसके रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो सरफेसेस की बात कर रहे हैं जिन पे पोटेंशियल हमें सेम मिलेंगी, वो होगी किस शेप की? तो वो डिपेंड करता है हमारे चार्ज पे। जैसे कि हमने जितना भी अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में स्टडी किया है, एक पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी किया है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किया है। तो दोनों की इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस जानने की कोशिश करते हैं कि किस शेप की होती है जो इक्वल पोटेंशियल होती है। अब जो पॉइंट चार्ज होता है उसका ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है, मैंने पहले से लिख के रखा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि अगर हमारी r सेम रहे तो v भी सेम रहे, क्योंकि v r पे डिपेंड करती है। Q तो सेम रखेंगे हम, ठीक है। r से रिलेशन देख रहे हैं, अगर r हमारा सेम रहेगा तो v भी हमारा सेम रहेगा। वो इस केस में मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक चार्ज है हमारा, ठीक है, यहाँ पड़ा है पॉइंट चार्ज है, और इससे मैं r डिस्टेंस, लेट अस सपोज मैं इधर जा रहा हूँ तो मुझे r डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं r डिस्टेंस इधर जाने की बजाय अगर मैं इधर जा रहा हूँ तब भी मुझे पोटेंशियल उतना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा अगर r सेम है तो मुझे पोटेंशियल भी सेम मिलेगा। तो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं हम, अगर हम ये मान लें कि हमारा एक चार्ज जहाँ पड़ा है पॉइंट चार्ज, और उससे r डिस्टेंस हम इधर चले जाएं कुछ पोटेंशियल मिलेगा, r डिस्टेंस इधर चले जाएं, r डिस्टेंस इधर चले जाएं, नीचे चले जाएं, ऊपर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमें r डिस्टेंस अगर सेम रखेंगे हम तो हमें पोटेंशियल सेम मिलने वाला है। इट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि इस चार्ज को हम सेंटर मान लें, r को हम रेडियस मान लें, तो इसके अराउंड हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? 3D में एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, एक बॉल समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस बॉल के सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया, ठीक है। तो सेंटर पे जब चार्ज रख दिया तो डिस्टेंस अगर r हम सेम रखेंगे तो हमें पोटेंशियल भी क्या मिलने वाली है? सेम मिलने वाली है। इट मीन्स बॉल की जो वो सरफेस होगी, ये वाली सरफेस पे पोटेंशियल जितना मुझे यहाँ मिलेगा उतना ही मुझे यहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से उतनी ही दूर है, क्योंकि r रेडियस सेम रखा हमने, ठीक है। तो ये वाली जो सरफेस हमने ड्रॉ की है स्फीयर, ये एक पॉइंट चार्ज की इक्वल पोटेंशियल सरफेस होगी। तो मैंने एक समझाया भी एक पॉइंट चार्ज की इक्वल पोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, तो मैंने लिख दिया एक पॉइंट चार्ज की इक्वल पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगी। क्यों? समझ आया होगा? तो एक बार दोबारा समझाता हूँ। r डिस्टेंस अगर हम इधर चले जाएं, या r डिस्टेंस हम इधर चले जाएं, या r डिस्टेंस हम इधर चले जाएं, या r डिस्टेंस हम इधर चले जाएं, तो हमें पोटेंशियल सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर r सेम रहेगा तो v भी सेम रहेगा। तो अगर r को हम रेडियस मान के इसके अराउंड मैं एक सरफेस ड्रॉ करूँ 3D में, ठीक है, तो बोर्ड में तो ड्रॉ नहीं होगी, बट अगर r बाहर भी हो सकता है, r अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक स्फीयर इसके अराउंड ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट चार्ज की जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। मतलब आज के बाद आपने याद रखना है कि पॉइंट चार्ज से अगर हम r डिस्टेंस इधर भी चले जाएं, ठीक है, तो हमें पोटेंशियल सेम मिलेगी। तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज की स्फेरिकल होगी। डाइपोल की कैसी होगी? अगर हम डाइपोल में
पता हुआ हमें, तो डायपोल में कुछ नहीं होता, डायपोल में बस 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, ठीक है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो बस यही होता है ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है और डायपोल में 2 पॉइंट चार्ज होंगे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो हम दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। अगर माइनस क्यू के अराउंड अगर हम समझे, यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बनेगी इस तरीके से, ठीक है, वो अपनी तरफ से किस तरीके की सरफेस बनाने की कोशिश करेगा, स्फेरिकल, ठीक है, बट हमने यहाँ पे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया है क्योंकि इधर की लाइन थोड़ी सी इसकी लाइन से कैंसिल हो जाती है। इसी हिसाब से इस पॉइंट चार्ज का भी एक सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों भी सरफेसेस को हम मिला दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलने जा रहा है, सिलेंडर। तो ये हमने याद रखना है कि एक डायपोल अगर हो तो डायपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होती है। इसी का ही केस है क्योंकि इसमें एक चार्ज है, उसमें 2 चार्ज है, उसमें 2 चार्ज होने की बजाय 2 हमने ऐसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमने ड्रॉ किए और उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर। तो ये सिलेंड्रिकल और ये स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पता लगता है जिसपे सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये, अगर हमने वर्क डन करना हो, शो दैट वर्क डन on work done moving the charge on equipotential surface is 0, ठीक है। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, बट इसको आप आज के बाद इसको टैगलाइन के तौर पर भी याद कर सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो हमें वर्क कितना करना पड़ता है, 0, ठीक है। तो इसको टैगलाइन के बाद भी याद रखना आज के बाद, ठीक है। बट इसको प्रूव भी कर देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमने इस चैप्टर में वर्क का फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला है हमारे पास, अगर हम ए से बी जा रहे हैं वर्क करेंगे तो वर्क क्या होता है, एक एनर्जी, और हमने यही पढ़ा है वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है, ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है। बट मैं अगर ए से बी जा रहा हूं तो ये क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस बीबी में से बीए का पोटेंशियल माइनस करते हैं। अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो आपके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें ये पता लगता है कि अगर वर्क का निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और आपको 4 से मल्टीप्लाई करके वर्क पता चल जाएगा, ठीक है। पर अब मैंने कौन सी सरफेस कंसीडर की है, इक्विपोटेंशियल, ठीक है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए A and B on इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए A एंड B इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना पोटेंशियल A पे होगा उतना ही पोटेंशियल B पे होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कंसीडर किए, ठीक है। तो दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर हम बात करें देन वर्क डन कितना करना पड़ेगा इन मूविंग द चार्ज, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं सरफेस फ्रॉम A to B, ठीक है। तो वर्क का फार्मूला भी पता है, ये होता है। पर मैंने क्या बार बार लिख रहा हूँ कि 2 पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इसका मतलब जितना पोटेंशियल A पे है उतने पोटेंशियल B पे है।
अब अगर हम ए से बी तक वर्क निकालना चाहते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बट वो तो पोटेंशियल सेम होने के कारण ये क्या बन जाएगा, ये वर्क डन कितना बन जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे होने के कारण, तो इनडायरेक्टली हमारा वर्क डन कितना आ गया, 0, ठीक है। तो ये वर्क डन इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो हमें वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज की कौन सी सरफेस होती है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल, ठीक है। अगर मैं एक चार्ज है हमारे पास टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, उसको मैं ए से बी पे लेके जा रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है 0 वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ए और बी पॉइंट एक ही इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे हैं और इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज ऑलवेज 0। इसी से हम एक और लाइन निकाल सकते, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको पता हो तो आपके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि ये फार्मूला यही सिखा रहा है अगर वर्क डन निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल पोटेंशियल पे होता ही नहीं, क्योंकि वो तो इक्वल पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा, ठीक है। तो आप फार्मूले से भी बहुत जल्दी इसका आंसर बता सकते हो। इसी से एक सेकंड क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, इसी में से जनरेट होता है, वो भी वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस। ये भी क्वेश्चन पेपर में प्रूव करना आ सकता है। तो इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं उन पे वर्क डन कितना करना पड़ता है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। किसके परपेंडिकुलर होती हैं? अगर आपको नहीं दिख रहा तो नीचे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस। ये भी आप आज के बाद इसको टैग लाइन के तौर पे याद कर सकते हो कि इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस में वर्क डन 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती हैं। प्रूव करना बहुत सिंपल है ये भी, क्योंकि हमने एक प्रूफ तो कर ही लिया, इसी से हमारा वो प्रूफ जनरेट हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी बताया, एज वी नो वर्क डन in moving the charge from A to B on equipotential surface। अगर हम A से B जा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं, तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो हमने अभी पढ़ा है कि वो वर्क डन हमें वर्क पर यूनिट चार्ज का फार्मूला BB माइनस BA होता है, ठीक है। बट ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके कारण हमारा जो पोटेंशियल है दोनों सेम होंगे। जितना पोटेंशियल ए का होगा उतने पोटेंशियल बी का होगा। इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा? 0। ये तो हमने अभी प्रूव किया है। उसी से थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव करना है। एक तो ये वर्क डन का फार्मूला है हमारे पास, बट एक वर्क डन का फार्मूला हमारे पास और है जो +1 से हमारे साथ आ रहा है, ठीक है। ये तो 12th का फार्मूला जो +2 में जनरेट किया हमने कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। पर एक हमें फार्मूला वर्क डन का और पता है, क्या? वर्क डन किसके इक्वल होता है? Fs cos थीटा। ये फार्मूला हमारे पास है, इससे भी हम जनरेट कर सकते हैं एक फार्मूला। सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, moving charge on equipotential surface
बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हमें करना है dr इक्को पोटेंशियल पे, ठीक है। तो इस फार्मूले से क्या फार्मूला बनेगा, कहाँ से कहाँ जाना है वो तो हमने बता ही दिया, ए से बी जाना है, ठीक है। f डिस्प्लेसमेंट कितना करना है dr इनटू cos थीटा, ठीक है। तो f की वैल्यू हम क्या फिल कर सकते हैं, f की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही चाहिए। तो f का एक फार्मूला होता है हमारे पास Q नॉट E, अगर आपको याद हो 1b में हम पढ़ा है f इज इक्वल टू Q नॉट E। अगर वो वैल्यू हम f की यहाँ फिल कर दें Q नॉट E dr cos थीटा, ये Q नॉट जो है इसको हम अगर वर्क के नीचे कर दें तो क्या हो गया E dr cos थीटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या बता रहा है, वर्क पर यूनिट चार्ज कितना होता है 0, मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज अगर 0 तो इसकी वैल्यू मैं कितनी फिल कर सकता हूँ 0। अगर ये 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, तो दोनों को अगर हम रिलेट करेंगे तो क्या हमारा आंसर होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये रिलेट कर देंगे कि ई डी आर कॉस थीटा 0 है, ठीक है। अगर वर्क पर यूनिट चार्ज 0 है तो ई डी आर कॉस थीटा 0 है, ठीक है। बट अभी हमें अगर पता है कि अगर वो चार्ज वहां पे था, ठीक है, ये जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल बी पे, ठीक है। बट इस चीज का अगर हम बात मतलब निकालें कि ये तो तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, तीन चीजें जीरो है। अगर हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट में तीन चीजें हों, अगर उनमें एक भी चीज जीरो हो जाए तो आंसर सारा जीरो हो जाए, क्योंकि सब मल्टीप्लाइड में है। पर आप ये सोचें कि क्या चीज जीरो हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती। ई जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए पॉइंट पे होगा ही होगा, ए पे भी होगा और बी पे भी होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, ए से बी आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे, तो हम बोल रहे हैं करवा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि एक ही चीज बची है फिर तो वही जीरो हो सकती है, वो क्या है, कॉस थीटा। तो हम बोलेंगे कॉस थीटा जीरो है, तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री थीटा होता है, ठीक है। ये थीटा किस किस के बीच में होगा, ई डी आर कॉस थीटा। अगर हम बोल दें ए बी कॉस थीटा है तो थीटा किस किस के बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा ना। तो इसी हिसाब से अगर हम बोले ई डी आर कॉस थीटा तो हम क्या बोलेंगे, थीटा किस किस के बीच में है, ई और डी आर के बीच में है, बट वो थीटा हमने क्या निकाल दिया, कितना है 90। इसका मतलब ये हो गया ई is always perpendicular to dr। dr क्या थी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस पे था, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए, हमने इनको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। वैसे भी अगर आपको यहाँ देख भी सकते हो, अगर आपको याद हो प्लस क्यू कहाँ रखा था हमने, चार्ज सेंटर में रखा है। अगर सेंटर में रखा है तो प्लस से लाइंस आउट होती है, तो ये लाइंस आउट हो रही है इस हिसाब से। अगर ऐसे लाइंस बाहर जा रही है प्लस क्यू चार्ज से, अगर आपको याद हो सेंटर से आने वाली 10th में हम पढ़ते हैं 9th 10th में कि सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये सारी लाइंस जो जा रही हैं वो इस सरफेस के हमेशा, यहाँ भी ये 90 का एंगल बना रही है, यहाँ भी 90 का, हर एक जगह पे ये 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा हम सीधा सीधा दो वर्ड्स में भी इसका आंसर दे सकते थे, कैसे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क कितना होता है 0, ठीक है।
वर्क डन 0 होता है, और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर वर्क डन 0 है तो इसका मतलब कॉस थीटा 0 है, और कॉस थीटा 0 कब है, जब थीटा 90 है। जैसे हम +1 टाइम में भी एक एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन 0 जब एंगल 90 होता है तब वर्क डन 0 होता है। ठीक है, तो हम ये, पर वो एंगल किस किस में होगा आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में होगा। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप की होती है। ठीक है, दूसरा इक्विपोटेंशियल पे वर्क डन कितना करना पड़ता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अगर एक दो पॉइंट्स आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के रिलेटेड और याद कर सकते हो तो वो ये याद कर सकते हो, 3 नोट्स में लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, पहली चीज जो हमने सीखी। एक तो ये होगी पहली चीज। ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस perpendicular to equipotential surface। ठीक है, तीसरा एक और चीज जो आप याद कर सकते हो, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, lesser is the distance between equipotential surfaces। ठीक है, ये आप एक बार याद कर लें कि इसका एक रिलेशन है, वो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, 2 तो हमने प्रूव कर दिए, बट थर्ड पॉइंट एक बार मैं आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस लेसर होगा। ठीक है, तो इतनी अगर नॉलेज आपको हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, कई बार वर्क डन निकालने के लिए बोल देते हैं, तो पहले हम ये चेक करें कहीं वो इक्विपोटेंशियल तो नहीं है। अगर इक्विपोटेंशियल हो तो वो वर्क डन पे सीधा 0 हो जाता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी हैं बुक में। तो ये जो मैंने चीज लिखी है, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड लेसर इज द डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब ये देखो, जैसे एक पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने बोला था कैसी सिमेट्री होगी, स्फेरिकल। ठीक है, तो इसके अराउंड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये ड्रॉ कर दी स्फेरिकल, एक और ड्रॉ कर दी स्फेरिकल। ठीक है, एक और ड्रॉ कर दी स्फेरिकल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगी, बट ठीक है, तो वो हो तो कई सकती है। ठीक है, इस तरीके से एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल। ठीक है, जो थर्ड पार्ट देखो, अगर आप देखोगे ये वाली लेट अस सपोज इस वाली सरफेस पे पोटेंशियल 50 वोल्ट है, मतलब इस सारे पे 50 है, इस पे 40 है, इस पे सारे पे 40 है, इस पे 30 है, इस पे सारे पे 30 है, इस पे 20 है, सारे पे 20 है, इस पे 10 है, सारे पे 10 है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कई तरह की हो सकती है, मतलब कई बन सकती है एक चार्ज के अराउंड। ठीक है, पर अगर इस पे 50 है तो सारे पे 50 होगा, इस पे 40 है तो सारे पे 40 होगा, 30 है तो सारे पे 30 होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे कि ये डिस्टेंस जो है मैंने पहले कम रखा, फिर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, फिर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, फिर और ज्यादा कर दिया, तो इनमें डिस्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है इसका क्या मतलब है, मैंने क्या लिखा, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डिस्टेंस कम होगा। अंदर की तरफ सोचो, अंदर की तरफ अगर हम जैसे जैसे हम चार्ज के पास आते जा रहे हैं तो हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग। इस यहाँ पे अगर पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना डिस्टेंस कम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में। अगर आप देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस कम है, बट यहाँ पे तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो ये डिस्टेंस का बढ़ना भी कुछ शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से जैसे जैसे बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते जा रहा है, इसी कारण जो ये डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये डिनोशन साइंस है, अगर ऐसी आप सरफेस बना दोगे तो आपको वहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ना खुद समझ जाएंगे कि ये इसने डिस्टेंस क्यों बढ़ाया है। ठीक है, तो इसका बढ़ना भी हमें कुछ ना कुछ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके की होती हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, अगर कुछ रह गया होगा। ठीक है, तो आप इतना पढ़ना, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।